हाय और दिस इज हमारा सन अगेन और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और इन क्लासेस में हम चाह रहे हैं कि उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर पाएँ जिनमें हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो व्यूअर्स, हमने पिछली एपिसोड में डेफिनेटली हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर और नंबर्स को थोरली पढ़ा था। और आज मैं चाहूँगा कि हम अलजबरा का थोड़ा सा रिव्यू करें, चूँकि हमने कुछ टर्म्स का जिक्र करना है और उसके बाद वी लाइक टू गो टूवर्ड्स दी एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में, ख़ासतौर पे अलजबरा में भी, लॉगरिदम्स में भी और मुख्तलिफ जितने भी मैथमेटिक्स के सेक्शंस आते हैं उसमें एक्सपोनेंट्स का बहुत अमल दखल है। तो व्यूअर्स, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये क्लासेस जारी रहें। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो व्यूअर्स, मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसे हम अलजबरा कहते हैं। और अलजबरा मैथमेटिक्स में हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो हायर क्लासेस हों चाहे वो लोअर क्लासेस हों, हमें अलजबरा की ज़रूरत हर सेक्शन में मैथमेटिक्स में पड़ती है। व्यूअर्स, इसी से हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं और ये हमारा बेसिस है कि जिससे हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, अलजबरा का अगर हम थोड़ा सा रिव्यू देखें, चूँकि हमने अभी एक्सपोनेंट्स को पढ़ना है, अलजबरा के क्वेश्चन या उनकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे। तो चूँकि मेरा मकसद भी व्यूअर्स यही है कि मैं अपने व्यूअर्स को मैथमेटिक्स की बेसिस को समझाने के काबिल हो जाऊँ। व्यूअर्स, एक याद रखिएगा कि जब आप बेसिक सीख जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो आपको वो सब्जेक्ट बड़ा ईजी लगना शुरू हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये चैनल देख रहे हैं तो व्यूअर्स, उनकी कोशिश होती है कि हम एक्सरसाइजेज को फ़ौरन कर लें। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ यू नो द बेसिक्स, आपके लिए एक्सरसाइजेस करना भी बहुत आसान हो जाता है। इस टाइम तो शायद आप इस चीज़ को इतना ना माने, लेकिन अगर आप बेसिक्स सीख जाएं तो आप मेरे इस स्टेटमेंट को मानना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अलजबरा का। व्यूअर्स, कोई भी एक्सप्रेशन हो, सपोज मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखी है। व्यूअर्स, इस एक्सप्रेशन में जो कोई अननोन नंबर होता है, जिस तरह एक्स है और वाई है, जिससे अननोन नंबर, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स का जो मतलब होता है या इसके जो माने होते हैं वो होता है कोई चीज़ जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, वेरी कर रही हो। ओके, इट वेरीज। तो यानी कि अगर अभी सपोज 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, इट वेरीज। तो ये जितने भी हमारे पास अलजबरा में जितनी एक्सप्रेशंस व्यूअर्स आ रही होती हैं, उनमें जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, सपोज एक और मेरे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर क्या है कि मेरी 2 टर्म्स हैं, दे आर वेरिएबल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड टर्म एंड टर्म। जो टर्म होती है, टर्म में इधर भी ए सिंगल कांस्टेंट आपके 1 2 3 4 5 ये सारे कांस्टेंट्स होते हैं। तो टर्म जो होगी, या वो खाली 3 लिखा होगा तब ये टर्म कहलाएगी, तो ये एक सिंगल कांस्टेंट है। और उसके अलावा ये प्रोडक्ट ऑफ, और ये प्रोडक्ट होगा, और ये कोशेंट होगा, यानी कि 3x/y। तो ये जो हमारे डिविजिबल फॉर्म में आते हैं उनको हम कोशेंट्स कहते हैं, या ये कोशेंट की फॉर्म में होगा। टर्म्स आपकी कोशेंट की फॉर्म में होंगी। इनके अंदर 1 या 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल, जितने मर्जी वेरिएबल के साथ आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, टर्म डेफिनेटली हमारे ये जिक्र काफ़ी अलजबरा में चलेगा। व्हाट आर टर्म्स? तो टर्म्स का मैंने आपको बता दिया है कि ये एक सिंगल कांस्टेंट भी हो सकती हैं, ये प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, ये कोशेंट भी हो सकती हैं, और प्रोडक्ट का या कोशेंट का ये नंबर ऑफ इसके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारी टर्म्स होती हैं। व्यूअर्स, सपोज मैं ये टर्म लेता हूँ 4y। अब 4y टर्म में ये जो मेरा 4 है, ये मेरा न्यूमेरिकल फैक्टर है। 4 इज बाई न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल इसलिए कि 1 2 3 4 नंबर्स में है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल फैक्टर है, जबकि जो मेरा y है वो मेरा लिटरल फैक्टर है। अब लिटरल बिल्कुल एग्जैक्टली इंग्लिश का वर्ड जो लेटर है उससे ड्राइव हुआ है, लिटरल। ओके, तो ये बेसिकली जब भी हमारी टर्म्स आएंगी तो टर्म्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि दिस इज माई न्यूमेरिकल फैक्टर एंड दिस इज माई लिटरल फैक्टर। कह सकता हूं द टर्म 4y हैज 4 एज अ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड हैज y एज अ लिटरल फैक्टर। व्यूअर्स, जब आप मल्टीप्लिकेशन अलजबरा में कर रहे होंगे, जो भी नंबर या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। दे विल कॉल्ड द फैक्टर्स।
यानी उनका हिस्सा हैं। अगर मैं 4y कहता हूँ 4 इंटू वाई या 4y, तो 4 भी एक फैक्टर है किसका? 4y का। y भी एक फैक्टर है किसका? 4y का। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि ये इसके हिस्से हैं, इसके पार्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स का एक मतलब ये भी होता है कि हम इसको इसमें से डिराइव कर सकते हैं। फैक्टर्स इसको हम कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं। फैक्टर्स का एक मानी यूँ भी निकलता है व्यूअर्स। सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ -y, तो -y का न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पर क्या है व्यूअर्स? दैट इज -1। क्योंकि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। ओके, तो -1 इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है और y इसका लिटरल फैक्टर। इस टर्म को देखें 2x, फिर हमारे आगे ब्रैकेट्स हैं y -3। इसको अगर हमने देखना हो तो ये बेसिकली इसके अंदर, इस टर्म के अंदर 2x हमारा एक फैक्टर है। लिटरल और न्यूमेरिकल दोनों को मिला के हम फैक्टर कह सकते हैं। जनरली हमें लिटरल या हमें न्यूमेरिकल फैक्टर जरूरत बोलने की जरूरत नहीं है। 2x एक इसका फैक्टर है और y -3 ये इसका एक फैक्टर है। और फिर मैं ये कह सकता हूँ, सपोज इसको ऐसा कर लेते हैं कि 3z लगा लेते हैं और ज़रा आसानी करने के लिए। तो ये तो मेरा इसका फैक्टर हो गया, ये भी इसका एक फैक्टर है, ये टर्म भी पूरी एक फैक्टर है। और इस फैक्टर के अंदर फिर दो टर्म्स अलग हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ इस टाइम एक बेसिक्स बता रहा हूँ कि एक्सप्रेशन को हम कैसे देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास ये एक टर्म है, तो ये जो टर्म है बेसिकली इट इज़ वन टर्म। ये कोई दो टर्म्स नहीं है, इट इज़ वन टर्म। क्योंकि असल में ये क्या है, ये बेसिकली आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये एक ही क्वांटिटी है। और नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये बेसिकली एक ही क्वांटिटी, इसको हम एक टर्म कहेंगे। एक टर्म जिसका न्यूमरेटर का होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, और न्यूमरेटर की ऊपर दो टर्म्स है और नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म है। तो इसको होल को हम एक सिंगल टर्म कहेंगे। लेकिन न्यूमरेटर को आप अलग देखेंगे तो उसके अंदर दो टर्म्स अलग हैं, और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो उसमें एक सिंगल टर्म है। व्यूअर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो, सपोज 5 3x या y², तो व्यूअर्स जिसमें सिंगल टर्म होती है, जिस तरह ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसमें बेसिकली हम इनको नॉमिनल्स कहते हैं। नॉमिनल्स। व्यूअर्स, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमिनल्स। मीन्स टू, बाई मीन टू। अगर ज्यादा टर्म्स होंगी तो उनको हम पॉलिनोमिनल्स कह सकते हैं। मैनी, पॉली मीन मैनी, जैसा पॉलिटिक्स, मैनी फेसेस। तो व्यूअर्स, ये हमारा अलजबरा का एक रिव्यू था जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके लिटरल कोएफिशिएंट्स एक हो, जिस तरह 5x और 3x, these are like terms। y² - 3y², these are, क्योंकि इनके लिटरल कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सेम है। इट मीन्स कि ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का जिक्र काफ़ी दफ़ा आएगा, चूँकि जब हम अलजबरा को, एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें लाइक टर्म्स को आपस में मिलाना पड़ता है ताकि हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाएं। इस तरह व्यूअर्स, अगर मैं इनको अंडर रूट में कर लूँ, अगर ये सपोज 5x² और 3x² है, तो अंदर स्क्वायर रूट के अगर एक जैसी ही टर्म्स हमें, अगर उनके लिटरल कोएफिशिएंट x और x ही आ रहे हैं, तो ये लाइक टर्म्स ही कहलाएंगी। तो ये भी रेडिकल के साइन के अंदर, यहाँ हम स्क्वायर रूट कह सकते हैं, इसके अंदर अगर इनके लिटरल कोएफिशिएंट्स एक जैसे हैं तो विल से कि ये टर्म्स एक जैसी। व्यूअर्स, अलजबरा में या व्यूअर्स हम अरिथमेटिक में करते हैं, जब हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यूजुअली हमारे पास तीन किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं। ये इनको हम, इस तरह की ब्रैकेट्स को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। उसके बाद हमारी आती है, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स, और इनको हम कहते हैं ब्रेसेस। तीनों बी से होती हैं, लेकिन हम यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में ब्रैकेट्स बोलते हैं, यार इस पे ब्रैकेट लगा दो। यूजुअली हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन होता क्या, तरीकाकार इनको सॉल्व करने का क्या होता है कि सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, और ये यूजुअली इनर मोस्ट, आपके एक्सप्रेशन के अंदर इनर मोस्ट ब्रैकेट होती है। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप ये सॉल्व करें,
और उसके बाद फिर आप ब्रेसेस को सॉल्व करें। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिया, सपोज मैं कहता हूँ कि यूँ, और उसके बाद लिखा हुआ है सपोज y माइनस, फिर ये है, फिर आता है 4x, और फिर सपोज आता है y माइनस 3, फिर क्लोज। यूजली प्रैक्टिस में यूँ हम देखते हैं लिखा आता है, लेकिन ये प्रैक्टिस यूँ शुरू होगी। लेकिन अगर आप ओरिजिनल देखें तो यूजली हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में देखा गया है, एक्सप्रेशंस को हमने देखा है कि वो यूजली यूँ लिखी जाती हैं। तो आई थिंक इट डजंट मैटर अनलेस एंड अनटिल वी नो देयर नेम्स, और हमें पता होना चाहिए। तो फिर उस लिहाज से मैं कहूँगा कि हमें पहले तो बहरहाल पैरेंथेसिस को हल करना ही है, उसके बाद फिर हम जो हैं ब्रेसेस को सॉल्व करें, और फिर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, डजंट मैटर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को हल करना है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको बताना ज़रूरी था। जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आपके जब कॉन्सेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए मैथमेटिक्स कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं रहेगी। आप जो से मर्जी एक्सरसाइज ले आएँ, जो से मर्जी प्रॉब्लम ले आएँ, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये समझ लें, उसके बाद फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। व्यूअर्स, इसी तरह एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सपोज आपके पास ये एक इक्वेशन है, तो व्यूअर्स ये कभी भी ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये माइनस एक ऐसी लैदा पड़ा हुआ, नहीं, इट इज़ ऑपरेटिंग, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर इट, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब किसी भी टर्म की प्रोसीडिंग में माइनस आ रहा है, पहले माइनस आ रहा है, तो आप सबसे पहले उस माइनस को अप्लाई करेंगे अपने पैरेंथेसिस में। आपने अप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, चूँकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में कि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, और इसी तरह दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होगा, और इसी तरह दोस्त का दुश्मन भी आपका दुश्मन होगा। तो ये इसको याद रखने का तरीका है, डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस तरह इसको याद रखते हैं, कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं। इसलिए जब मैंने माइनस इंटू प्लस किया तो आई गेट माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस किया तो वी गेट 5 प्लस, तो ये इस तरह हल होगा। उसके बाद ही आप अगली एक्सप्रेशन को, अगर आपके साथ एक्सप्रेशन के, अगर इस एक्सप्रेशन में और भी कुछ टर्म्स है तो फिर उनको आप सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर तमाम ब्रैकेट्स भी हैं, और उसका हमें यूज़ करना भी देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनर मोस्ट ब्रैकेट हमारी ये पैरेंथेसिस है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के अगर आप देखें तो जिससे मैंने आपको पहले भी पीछे एग्जाम्पल में बताया कि अगर आपका बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो आप पहले उसको अप्लाई करें। चूँकि इसके साथ आपका लिटरल कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, तो आप इसको अप्लाई करें। तो स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट, -2 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और a हमारे जो कोफिशिएंट है वो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू प्लस। व्यूअर्स, ऑलवेज जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो स्टार्ट विद दी साइंस, जो साइंस है उनको पहले आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आपने टर्म्स की तरफ जाना है। सो सपोज -2, पहले -2, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ऑलवेज इसको प्रैक्टिस बनाए अपने बोलने में। 2 इंटू 11 इज 22, और C आपका 7 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस प्लस इज माइनस 2 6 12। तो बेसिकली मैंने अपनी इस ब्रैकेट को खोल ली है। इसको हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हमने इस -2 को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये मेरी ब्रैकेट खुल गई, पीछे मेरी 2 ब्रैकेट्स जो हैं अभी बाकी हैं, ये माइनस, और पीछे मेरा 5C -7 है, बेशक उल्टा चलते आए, 4C -3 है। तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कर दी, इस पर अप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, जिनको हम कहते ही ब्रैकेट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने का अब तरीका ये है कि 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। अगर तो पहले आप लाइक टर्म्स मिला सकते हैं, मिला लें, नहीं तो आप सिंपल इस प्लस साइन को जब इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी ब्रैकेट खुल जाएगी। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हम पहले छोटा कर लें, क्योंकि जब आप अलजेब्रा को सॉल्व कर रहे होंगे व्यूअर्स, तो आपको
सिंपल करना अलजेब्रा को। जितना सिंपल टर्म्स करते जाएंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं। बिल्कुल ये और ये एक जैसी टर्म्स हैं, क्योंकि उनके लिटरल कोफिशिएंट एक हैं और उनकी डिग्रीज भी, जिनको हम आपके एक्सपोनेंट्स कहते हैं, 1 और 1 सेम है। तो हम 18 और 7a को इकट्ठा कर लें तो इकट्ठे में क्या है, अगर आप ये देखें, हमेशा आपने अलजेब्रा में मैंने कहा सबसे पहले जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप प्लस कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले साइंस देखने हैं। ओके, अगर आप इन दोनों के साइंस देखें, ये इसके साथ -18 है, तो अगर इधर मैं दिखा रहा हूँ -18 और +7, ये बनते तो 11 है। चूँकि जब माइनस प्लस आप करेंगे तो बेसिकली दे विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये बेसिकली तो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन हमेशा आपका बड़ी टर्म का ही आता है। यानी गोया जब हम अलजेब्रा को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें टर्म्स के साइंस का उस तरह ख्याल रखना है जितनी टर्म्स इटसेल्फ है। तो याद रखें कि जब हम इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो साइंस का तरीका ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव आपके, यानी इसका मतलब है कि ये दोनों अगर दो टर्म्स आपकी प्लस हो रही हैं तो ये एडिशन होंगी आपस में, इनको आप ऐड करेंगे। और अगर ये एक दूसरे की टर्म्स प्लस माइनस है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन साइन इन दोनों में, इन दोनों केसेस में हमेशा बड़े का आएगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे आप ऐड कर रहे हैं। तो साइन उसमें तो हमें साइन का इसलिए नहीं होता कि दोनों ही एक जैसे हैं। तो हम इसमें माइनस का साइन बड़ा है तो हम -11 लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -11 न्यूमेरिकल का और कोफिशिएंट मेरे सेम हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये दो हमारी टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में भी देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखना, साइंस, माइनस और माइनस। ओके, अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं आपस में, तो प्लस माइनस हो रहे हैं तो माइनस माइनस आपके हमेशा प्लस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी लगता है, लेकिन इसमें साइंस का आपको ख्याल रखना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में साइंस आपके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसमें भी माइनस और माइनस आपके आपस में प्लस होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। तो 22 and 5 दैट विल गिव यू 27 और साइन मेरा बढ़ेगा -27c। और उसके बाद मेरे पास खाली एक टर्म बच गई, इसको -12 कहें। ओके, अब मैं अपने ब्रैकेट्स को बंद करता हूँ, उसके बाद ब्रेसेस लगाता हूँ, 4c वापस करता हूँ, वापस -3। इसको हम लिख सकते हैं कि हमने कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स किया है, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। रीजन क्या है, कंबाइनिंग दी लाइक टर्म्स। अब हम रिमूविंग द ब्रैकेट्स, तो रिमूविंग द ब्रैकेट्स में अगर आप देखें सिंपल, आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो दोस्त का दुश्मन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 11a आ गया। चूंकि 1 अगर कोई कोफिशिएंट होता तो वो इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता। याद रखें न्यूमेरिकल जो फैक्टर्स होंगे वो न्यूमेरिकल के साथ होंगे और जो हमारे लिटरल कोफिशिएंट्स होंगे वो लिटरल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। सो -11a फिर प्लस माइनस के साथ गया तो मैं कह सकता हूँ -27c और फिर माइनस प्लस इस -12। ये मेरी ब्रैकेट खुल गई और खुलने के बाद अब सिंपल आप 4c लिख सकते हैं। इधर आपके ब्रेसेस आ गए और पीछे -3a रह गया। अगेन यू हैव टू सी कि आपकी कोई टर्म्स चूँकि प्लस माइनस हो रहे हैं, कोई लाइक टर्म्स है तो आप मिला लें। बिल्कुल इसमें अगर आप देखें तो ये मेरी दो लाइक टर्म्स हैं। तो अगेन इसके साथ साइन प्लस का है, इसके साथ माइनस का है, तो आपस में तो ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे, लेकिन साइन आपका बड़े का आएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा -23c, क्योंकि 27 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 23, साइन बड़े का आ गया। क्योंकि ये छोटी टर्म है तो साइन बड़े का आ गया। उसके बाद आप देखें ये एज इट इज़, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है और इसी तरह कांस्टेंट नंबर के साथ भी कोई नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं, लेकिन अभी हम इसको रिमूव ना करें इसलिए कि बाहर एक माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो, वरना अगर आप यहाँ पे इस ब्रैकेट को नहीं रखेंगे तो आप इधर आपका ये साइन सेटिस्फाई नहीं इसके साथ हो रहा होगा तो आप गलत कर देंगे। लिहाजा मुझे इन ब्रेसेस को भी बंद रखना है। अब मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे लगा रहा हूँ। ये समझे -1 है तो -1 इंटू दिस प्लस
23c माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस 11a माइनस इंटू माइनस इज प्लस 12। अब ये ब्रैकेट खुल गई और पीछे मेरा 3a रह गया। 3a 23c प्लस 11a प्लस 12। अगर आप देखें a और ये a आपस में लाइक टर्म्स हैं, 11 प्लस और प्लस c हो जाएंगे मेरे 14a प्लस 23c प्लस 12। तो इस तरह हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स माना था कि हम वर्बल स्टेटमेंट से मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वर्बल स्टेटमेंट से मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक है 6 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर। ये एक मेरी वर्बल स्टेटमेंट है। 6 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर। तो सबसे पहले जारी बात है कि हमें इस नंबर को कोई लेटर देना पड़ेगा, चूंकि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेटर्स x, y, z जिनको वेरिएबल्स भी कहते हैं उसमें होती है। तो सपोज मैं कहता हूं कि ये नंबर x है, सपोज ये नंबर x है, तो 7 टाइम्स अ नंबर, तो इसका मतलब मैंने उसको x लिया है तो 7 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स x, 3 टाइम्स x, 7 टाइम्स x, तो ये 7x हो गया। और उसके बाद है 6 लेस देन, अब पहुंच गया अब यहां पर 6 लेस देन 7x, तो 7x से 6 लेस है तो 7x माइनस 6 आएगा। ओके, 6 इज लेस देन 7x। ये 6 माइनस 7x नहीं आएगा व्यूअर्स। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। अगर ये टर्म इस तरह होती 7 टाइम्स अ नंबर लेस देन 6, अगर व्यूअर्स ये होता 7 टाइम्स अ नंबर लेस देन 6, फिर ये ठीक था कि 7 का नंबर लेस है 6, ये आ रहा है 6 लेस देन 7x, तो पहले 7x और फिर 7x से 6 छोटा है। अगर ये होता 7 टाइम्स द नंबर लेस देन 6, तो फिर अब ये फिर आपका ये आना था, या ये होता 6 लेस 7 टाइम्स अ नंबर। अब देखें ये इसके अंदर देन नहीं है, 6 लेस 7 टाइम्स द नंबर, ये करेक्ट है, इसके लिए आप यही लिखेंगे। लेकिन इस टर्म के लिए जिसमें देन आ रहा है उसके लिए आपकी ये टर्म आएगी, क्योंकि 6 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर। एक और वर्बल स्टेटमेंट लेते हैं, 11 मोर देन ट्वाइस ए नंबर। तो अगेन मुझे एक नंबर लेना, सपोज x, ट्वाइस अ नंबर 2x हो गया। चूंकि मोर देन है तो देन वी आर गोइंग टू ऐड 11। तीसरा 6 लेस देन उस नंबर के था, तो हमने चूंकि मोर देन है उधर लेस देन था, तो हमने उस टर्म में से माइनस करना है, या उस टर्म में अगर ये मोर है तो ऐड करना है। ये देन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ज़हन में रखिएगा। तो ये हो गया 11 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर, और उसमें 11 मोर कर दिए। 1/2 ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर। तो नंबर सपोज अगर मैंने x लिया है तो 3 टाइम्स का मतलब है कि 3x हो गया। 1/2 ऑफ, इसका ऑफ, इसका आधा, तो इसका आधा 1/2 होगा। इसको हम 3x/2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3/2x। ये दोनों एक ही टर्म्स होती हैं। तो व्यूअर्स ये था कि वर्बल से किस तरह मैथमेटिकली, मैंने आपको जो एक तरीका बताया कि देन का आपने जरूर ख्याल रखना है। अगर मोर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है तो वो उस नंबर से प्लस या माइनस होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आएगी। व्यूअर्स मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस एपिसोड में आपको एक्सपोनेंट्स का बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में यह क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम एक्सपोनेंट के क्लास को अगली एपिसोड पर रख लेते हैं। व्यूअर्स तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, आपसे अगली एपिसोड में मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। लेकिन व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको शेयर करें, और वो सारे स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं समझते हैं उनको आप इस चैनल पर लेकर आएँ, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और हम इस मैथमेटिक्स की क्लासेस को आगे तक लेके जाएँ। थैंक यू वेरी मच।